हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो तैयारी चल रही है आप लोगों की नीट 2025 की। तो इसी तैयारी के दौरान मैं तुम लोग को कुछ गाइड करूंगा। मैं जल्द ही तुम्हें एक वीडियो के माध्यम से ये मैं बताऊंगा कि नीट में बायोलॉजी में एनसीईआरटी का क्या रोल है। तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इसे पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, हम कैसे इसकी पढ़ाई करें, कैसे हम इसके प्लानिंग करें, कैसे इसकी हम स्मार्ट स्टडी करें, सो डैट कि हमें नीट में आउट ऑफ 360 हमें 340 प्लस की टारगेट रख के चलनी है। 340 प्लस हमें कोशिश करनी है कि 360 हो जाए, डैट इज़ फैंटास्टिक। लेकिन चलो एक दो ह्यूमन एरर होता है, कुछ करते हैं बच्चे, तो 340 तो कम से कम आना ही चाहिए। अगर एनसीईआरटी को हम लोग एक स्मार्ट वे में लेके चलें, स्मार्ट वे ऑफ स्टडी करें, तो हमें इतनी आ जानी चाहिए। ये कैसी करनी है मैं तुम्हें बताऊंगा। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि तुम्हें जो टाइम पीरियड है अभी मैक्सिमम पकड़ो तुम जनवरी तक, जनवरी 2025 तक तुम्हारे पूरे सिलेबस को ख़त्म कर लेना है बायोलॉजी में, सारे सब्जेक्ट में। लेकिन बायोलॉजी का मैं आई एम योर मेंटर फॉर बायोलॉजी क्लासेस, तो मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो बायोलॉजी में तुम्हें जनवरी तक ख़त्म कर लेनी है। फरवरी मार्च सॉरी हाँ फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने का टाइम में तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। जहाँ कहीं भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगेगी, थोड़ी टॉपिक में कहीं पर अटक रहे हो तो उसको क्लियर करना है। बहुत सारे 12 पास बच्चे इस साल बहुत सिंसियर नहीं होते हैं नीट को लेके, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम भी रहता है इनके पास में, तो बोर्ड को भी ध्यान देना पड़ता है। तो टाइम की कमी के चलते उनका परफॉर्मेंस अपेयरिंग वाले बच्चों का बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन अभी जो टाइम है वो तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, उसमें अच्छी से तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करनी है इसको मैं डिटेल बताऊँगा, ठीक है। आज हमारी ये जो बायो सीरीज़ है फर्स्ट चैप्टर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फ्लावरिंग प्लांट्स, आज वो ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ पार्ट टुडे इज़ द पार्ट 11th। तो हमने 11th पार्ट में इसको डिवाइड करके बनाया है। मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता था 8, 6, 7 पार्ट में, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता। तो अभी टाइम तुम्हारे पास सफिशिएंट है, तो छोटे छोटे टॉपिक को ही कवर करो, और लेकिन जो कवर करो उसको सॉलिड कवर करो कि इससे हमारी एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। अभी मैं तुम्हारे लिए डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर भी लाऊंगा एक पर्टिकुलर टॉपिक से तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, जिसे मैं कुछ कमिंग वीडियो से डालना स्टार्ट करूंगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा पीडीएफ का, उसको सॉल्व करना। मतलब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल सीड है, तो सीड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और सीड से जितने भी रिलेटेड पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो डालूंगा। साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट हमें लगता है कि ये भी एक क्वेश्चंस बनता आ सकता है, इसे भी डालूंगा। तो कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल सो डैट कि तुम इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ, ठीक है। तभी हमारा जो वर्क है, हमारा जो काम है, तुम लोग को हेल्प करना, तभी वो सार्थक होगा। ओके बच्चों, तो चलो आगे मैं चलता हूँ। आगे के पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन दैट इज द सीड। हमने जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बारे में। तो तुम इसके पहले वाली वीडियो को देख लेना, पार्ट 10 को, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी सारा। इससे एक क्वेश्चंस भी आया था नीट में, मैं इसको बताया था कि कौन सी क्वेश्चंस थी। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अब सीड के बारे में कि व्हाट इज द सीड। तो यू नो डैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में ओव्यूल जो है वो सीड में बदल जाता है। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड, ठीक है। तो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल क्या चीज बदल गया, सीड में। ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। ओवरी कन्वर्ट्स इनटू आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary gets converted into fruit,
और जो ओव्यूल का इंटेगमेंट था वो क्या में कन्वर्ट कर जाएगा, सीड कोट में। तो इसीलिए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ asexual reproduction. इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो इसलिए सीड का क्या डिफिनेशन देते हैं कि सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड क्या हुआ, सीड जो वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। सीड क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। एंड ओवरी क्या है, ओवरी इज ऑल्सो फर्टिलाइज, सॉरी फ्रूट इज ऑल्सो ए फर्टिलाइज्ड ओवरी। तो फ्रूट भी क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवरी है। ठीक है, ऐसी फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड होगा। तो सीड्स आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट्स। तो सीड्स कहाँ बनते हैं तुम्हें पता है, सीड्स आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट, यू नो, कॉमन चीज है। सीड्स आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट्स। ओके, तो ए टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ, ए टिपिकल सीड में कितने पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया सीड कोट, सेकेंड पार्ट हो गया कॉटलेडेंस, एंड थर्ड पार्ट हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, थर्ड पार्ट। तो सीड में कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, सीड कोट, कॉटलेडन एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब कॉटलेडेंस ऑफ द एम्ब्रियो सिंपल स्ट्रक्चर्स, एंड इसका काम क्या होता है, फूड स्टोरेज करना। किस केस में, डायकॉट प्लांट में। डायकॉट प्लांट में सीड में फूड स्टोर कहाँ होता है बच्चों, कॉटलेडेंस में। क्योंकि इंडोस्पर्म जो हो जाता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो इंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि इंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रायो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉटलेडेंस के बारे में बात कर रहा हूँ हम लोग। तो मैच्योर सीड्स generally thick and the solid due to storage of the food is just as in the legumes. तो वैसा सीड जिसमें कि इंडोस्पर्म नहीं है, इंडोस्पर्म नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, जो हमने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं बताया हूं कि सीड्स 2 तरह के होते हैं। अगर इसमें फूड स्टोर है, कॉटलेडन में, इंडोस्पर्म में स्टोर नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक। एग्जाम्पल हो गया डायकॉट, एक एक्सेप्शन है कास्टर। जस्ट इसके पहली वाली वीडियो जो है नंबर 10 वाली, इसको देख लेना तो तुम्हारी ये क्लियर हो जाएगी। ओके, नंबर 10, हाँ ये नंबर 10 ही होगा शायद, नंबर 10 वाली वीडियो, ठीक है, जिसमें है तुम्हारा इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो के बारे में। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल इंडोस्पर्म एज इन कॉमनली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल पी एंड द ग्राउंडनट। तो देखो फिर से अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करें थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, तो थोड़ा सीड लिख लो। सीड कितने तरह के हो गए, 2 तरह के, एक नॉन इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया डायकॉट। इसमें फूड होता है, फूड स्टोर्ड इन द कॉटलेडन। कॉटिलिडन एग्जाम्पल इज ग्राम, पी, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन होता है, एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक है कास्टर, जिसमें फूड कहाँ स्टोर हो जाएगा, इंडोस्पर्म में। तो सीड नॉन इंडोस्पर्मिक हो गया, या इसे हम लोग नॉन एल्ब्यूमिनस एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं, जो लिग्यूम्स में हो गया। दूसरा हो जाएगा इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक सीड। ये यहाँ पे ये किस में पाया जाएगा, मोनोकॉट में। ये कहाँ पाया जाएगा, मोनोकॉट में। इसका एग्जाम्पल हो गया सीरियल्स, एग्जाम्पल राइस, वीट, मेज, बार्ली एक्सेट्रा। इसमें भी एक्सेप्शन एक है, ऑर्चिड्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम लोग को इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, गॉट इट। समझ में आ गई बात यहां तक। नेक्स्ट, सीड नॉन इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक डायकॉट,
एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट। डायकॉट में फूड कहाँ स्टोर होगा? कॉटलिडन में। इसमें फूड कहाँ स्टोर होगा? एंडोस्पर्म में, तभी तो इसे हम एंडोस्पर्मिक सीड बोल रहे हैं। तो राइस, व्हीट, मेज का एडिबल पार्ट क्या हो गया? एंडोस्पर्म हो गया। ठीक है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं है इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक बोले। दैट्स वाई इन दिस केस फूड इज स्टोर्ड इन द कॉटलिडन, कॉटिलिडन्स। ओके, डायकॉट में, कॉटलिडन्स में फूड स्टोर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो नॉन अल्ब्यूमिनस सीड मीन्स नॉन एंडोस्पर्मिक, हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म as it is completely consumed during the embryo development. Example pea, groundnut. Albuminous seed means endospermic seed. Albuminous seed means endospermic seed. Albuminous seed means endospermic seed. This is the endospermic. Endospermic. Have no नॉन एंडोस्पर्मिक, सॉरी यहाँ पे यह नहीं होगा। नॉन अल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म as it is completely consumed during the embryo development. Example pea, groundnut. अल्ब्यूमिनस सीड्स का हमने बताया था यहाँ पे। अल्ब्यूमिनस सीड्स means endospermic seed retain a part of the endosperm as it is not completely used up during the embryo development. Example wheat, maize, barley, castor, जो हमने बताया एग्जाम्पल। अब देखो एक नया वर्ड आया पेरिस्पर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जनरली क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में न्यूक्लियस डिजेनरेट कर जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है? ओव्यूल के अंदर का एक टिश्यू, बॉडी ऑफ द ओव्यूल जो होता है वो टिश्यू का बना होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू का, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसी न्यूक्लियस का कोई एक सेल माइक्रोपाइलर इनके तरफ ना मेगास्पोर मदर सेल में काम करता है और मेगास्पोर बनाता है, तुम लोग पढ़े ऑलरेडी। तो न्यूक्लियस एक पार्ट है ओव्यूल का जो जनरली डिजेनरेट कर जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन कभी कभी न्यूक्लियस जो हो जाता है वो परसिस्ट कर जाता है। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड द बीट remnants of the nucleus are also persistent. This residual persistent nucleus is called the पेरियस्पर्म। इसी में फूड स्टोर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल एक और है। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया ब्लैक पेपर, दूसरा एग्जाम्पल हो गया बीट, एंड तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा कॉफी का भी, कॉफी बीन, कॉफी बीन्स में भी एडिबल पार्ट क्या होता है? पेरियस्पर्म। गॉट इट? नेक्स्ट, पेरियस्पर्म। अब देखो इंटेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि ओव्यूल का जो इंटेगमेंट होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में कैसे में कन्वर्ट कर जाता है? सीड कोट में। तो इंटेगमेंट ऑफ द ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे नहीं लिखा है। द मैक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। अब मैक्रोपाइल का फंक्शन होता है कि दिस फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड जर्मिनेशन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक है, इसी मैक्रोपाइल जहाँ पे इंटेगमेंट एब्सेंट रहता है, मैक्रोपाइल पढ़ लियो तुम लोग। इसका फंक्शंस क्या है कि वो ऑक्सीजन को एंट्री करता है, वाटर को सीड जर्मिनेशन में। जैसे हम लोग ड्राई सीड्स को, तुम चना देखते होगे, काला चना जो होता है ब्लैक ग्राम, जब इसको ड्राई होता है तो इसके नीचे में ऐसे पकड़ते हो तो बीक निकला रहता है, उसी के ऊपर में एक पोर होता है, इसको बोलते हैं मैक्रोपाइल। तो जब सूखा हुआ चना को पानी में डालते हैं तो रात भर में क्या होता है, जब इसको भिगो देते हैं तो रात भर में वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। तो वाटर और ऑक्सीजन किसके थ्रू जाएगा अंदर? मैक्रोपाइल के थ्रू। एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड्स बिकम्स रिलेटिवली ड्राई 10 to 50% मॉइस्चर बाय मास। The general metabolic activity of the embryo slows down and the embryo may contain interstate of inactivity called the dormancy. तो यहाँ पर मैक्रोपाइल अलग हो गया, सी डॉर्मेंसी अलग हो गया। सी डॉर्मेंसी क्या होता है कि जो सूखा हुआ ड्राई सीड्स होता है, तो सीड मैच्योर किया तो ड्राई हो गया। जैसे देखते हैं हम लोग हरा चना लेते हैं तो ग्रीन रंग का जो होली के आसपास समय मिलता है, वहीं क्या हो जाता है सूख जाने के बाद में जब ड्राई हो जाता है, मैच्योर कर जाता है तो ब्लैक ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो वाटर कंटेंट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, 10 to 15%, जिसके चलते जो सीड के अंदर का एम्ब्रायो है वो इनएक्टिव हो गया।
क्योंकि सीड के अंदर सीड के अंदर में जो एम्ब्रियो है, इसको एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए? वाटर एंड द मॉइस्चर चाहिए। इसलिए सीड को जब कच्चे ड्राई सीड्स को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वाटर को एब्जॉर्ब कर जाता है, स्वेल कर जाता है, और क्या होता है? सॉलन हो जाता है, फूल जाता है, और फिर में बाद में निकाल के इसको अंकुरण करवाते हैं, जो स्प्राउट्स बोलते हैं। तो ड्राई सीड्स के अंदर का एम्ब्रियो का एक्टिविटी क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है वो सस्पेंडेड हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। मतलब सीड के अंदर का जो एम्ब्रियो है वो सिंपली हम बोल सकते हैं कि वो स्लीपिंग स्टेज में है, सोया हुआ है। ऐसा नहीं कि एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हुआ, एम्ब्रियो वो सोया हुआ है। लेकिन जैसी इस एम्ब्रियो को फेवरेबल कंडीशंस मिलेगा, वो रिटर्न हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, सीड डॉर्मेंसी क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो जब एम्ब्रियो इनएक्टिव है स्टेट में, ड्राई सीड्स में, तो इसको बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। इसका वन ऑफ द मेन रीजन क्या है? वाटर का कंटेंट कम होना। ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशंस मिल गया तो सीड डॉर्मेंसी ब्रेक हुआ, और सीड जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल किया, फूला, और इसके बाद उसको निकाल के थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह अगर रहता है वहाँ पे, एयर में मॉइस्चर रहता है, तो फिर क्या होता है उसमें? सीड में जर्मिनेशन होता है, मतलब अंकुरण होता है, जो स्प्राउट्स हम लोग खाते हैं। ओके। तो क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस, इसको भी याद रखना है। यहाँ पे 3 फेवरेबल कंडीशंस होना चाहिए डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, मतलब सीड को जर्मिनेट करने के लिए। पहला क्या हो गया? एडिक्वेट मॉइस्चर। दूसरा क्या हो गया? ऑक्सीजन। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज द सुटेबल टेम्परेचर। तो सीड जर्मिनेशन के लिए 3 चीज चाहिए। कौन कौन सा बच्चों? यहाँ पे ध्यान देना है, ये सब क्वेश्चन आ जाता है। एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर। लाइट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अगर पूछ देगा कि विच वन इज नॉट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी और विच वन इज रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सीड जर्मिनेशन, तो ये तीनों चाहिए। अगर फोर्थ ऑप्शन में लाइट दिया तो लाइट की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दे जर्मिनेट मीन सीड जर्मिनेट। तो सीड जर्मिनेशन के लिए कितने कंडीशंस हो गए? 3। ओके, गॉट इट? नोट कर लिया तुमने? एज ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड्स, द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, हमने ऑलरेडी बता दिया कि जैसी फर्टिलाइजेशन होगा तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी फ्रूट में। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड द पेरिकार्प। अब जब पूरा फ्रूट हो गया, होल फ्रूट, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? पेरिकार्प। पेरिकार्प। वॉल ऑफ द ओवरी develops into the wall of the fruit. After fertilization क्या हो जाएगा? पेरिकार्प. The fruits may be fleshy as in the guava, orange, mango, etc. or may be dry as in the groundnut and mustard, etc. Many fruits have evolved mechanism for dispersal of the seeds. Recall the classification of the fruits and the dispersal mechanism that you have studied in an earlier classes. Is there any relationship between the number of ovules in an ovary and the number of seeds present in the fruit? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ओव्यूल अगर ओवरी में है तो फ्रूट में नंबर ऑफ सीड्स के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है? तो यस, जितना नंबर ऑफ ओव्यूल हुआ उतना नंबर ऑफ सीड होगा। केवल अंतर यही है कि ओव्यूल जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है, और सीड क्या है? सीड जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है फ्रूट के अंदर का। और जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर है। ये प्री फर्टिलाइजेशन हुआ, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर हुआ, दोनों सेम है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ द फ्रूट कि टाइप्स ऑफ फ्रूट कितने तरह के होते हैं। तो फ्रूट्स यहाँ पे जनरली हम लोग फ्रूट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। पहला इसको ले लो तुम, ट्रू फ्रूट्स, दूसरा फॉल्स फ्रूट, एंड तीसरा हो जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो फ्रूट कितने टाइप के हो गए? 3 तरह के फ्रूट्स। फर्स्ट वन ट्रू fruits, second one false, and third one parthenocarpic. Parthenocarpic fruit जो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे इसके बारे में। पहले ये देख लो ट्रू फ्रूट एंड तो फॉल्स फ्रूट क्या है। तो देखो, in some plants
By the time the fruit develops into the ovary, from the ovary, other floral part degenerate and fall off. However, in a few species such as the apple, strawberry and the cashew, the thalamus also contribute to the fruit formation. Such fruits are called the false fruit. Most fruit, however, develop only from the ovary. Only from the ovary. तब जब ट्रू फ्रूट किसको बोलते हैं? जब फ्रूट कहाँ स्टोर होता है? ओवरी में. ओवरी में. तो ओवरी जब फ्रूट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, डायरेक्टली ओवरी में फ्रूट जमा हो गया और वो फ्रूट में कन्वर्ट कर गया, वैसे फ्रूट को बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स. तो ट्रू फ्रूट्स क्या हो गया? ओवरी जब फ्रूट में कन्वर्ट कर जाएगा तो इससे बोल देंगे ट्रू फ्रूट्स. लेकिन फॉल्स फ्रूट में क्या होता है कि ओवरी रेसिडुअल हो जाता है, यहाँ पे थैलमस में मेन फ्रूट जमा हो जाता है, थैलमस में. इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट. तो इसमें फॉल्स फ्रूट में फूड कहाँ स्टोर हो गया? फूड स्टोर्ड इन थैलमस, नॉट इन ओवरी, जैसा कि एप्पल वगैरह में होता है. अभी हम लोग इसका भी फिगर जस्ट देखेंगे. ठीक है. तो ये हो गया कौन सा? फॉल्स फ्रूट. इसका एग्जांपल हो गया एप्पल. नेक्स्ट वन इज द पार्थेनोकार्पिक, कि जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर गया, ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट में डेवलप कर गया, जैसे क्या बोल देंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. और वैसा फ्रूट को हम लोग बोलते हैं सीडलेस फ्रूट. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को बोलते हैं सीडलेस फ्रूट. इसका एग्जांपल हो जाता है तुम्हारा बनाना. एग्जांपल क्या हो गया? बनाना. फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन गया, विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसे क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. तो फ्रूट्स का 3 टाइप हो गया. समझ में आई बात? ट्रू फ्रूट जिसमें जब ओवरी फ्रूट में बदल गया तो उसे ट्रू फ्रूट बोलते हैं. जब फूड ओवरी में नहीं स्टोर होके कहाँ जमा हो गया? थैलमस में, तो इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं. एग्जाम्पल एप्पल. और जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाएगा तो इसे बोल देंगे हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स या सीडलेस फ्रूट. एग्जाम्पल इज द बनाना. तो चलो एक बार एनसीईआरटी भी देख लेते हैं. यहाँ तक तो हमने देख लिया. अब देखो यहाँ पे, ऑल्दो इन द मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे तो देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी जो है वो फ्रूट्स में बदल गया. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में देयर आर फ्यू स्पीसीज, there are few species in which fruits develop without fertilization. Fruits develop कर जाता है बिना fertilization के. Such fruits are called the parthenocarpic fruit. Banana is one such example. ठीक है. Parthenocarpic fruit can be induced through the application of the growth hormone and such fruits are seedless. और वैसा फ्रूट क्या होता है? सीडलेस होता है. तो जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन गया, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, वैसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. इसका एग्जांपल हो गया बनाना या सीडलेस फ्रूट. आजकल पार्थेनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स की मदद से. ओके. अब थोड़ा सा फिगर देख लो. ये वाली देखो, ये हो गया एप्पल. ये सब और सी फिगर ये तो हमने बता दिया था. देखो ये वाली हो गई. स्ट्रक्चर ऑफ द सम सीड्स, फॉल्स फ्रूट ऑफ द एप्पल एंड द स्ट्रॉबेरी. तो देखो यहाँ पर क्या है? दिस पार्ट इज एक्चुअली, हम इसको जो हाईलाइट में कर देता हूँ, ये हो जाएगी तुम्हारी पार्ट, जिसे मैं ग्रीन रेड कलर से कर रहा हूँ. ये हो जाएगी तुम्हारी ओवरी वाली पार्ट. देख रहे हो ये वाली, यही पे ना सीड है ये. और फूड कहाँ स्टोर हो गया? फूड स्टोर हो गया तुमको थैलमस में. देखो ये थैलमस है, जो एप्पल का ये यही ना पार्ट एडिबल होता है. इस पार्ट जो ब्लैक कलर से है. ठीक है. ये भी यही हो गया. देखो ये वाली स्ट्रॉबेरी एंड द एप्पल, फॉल्स फ्रूट ऑफ एप्पल एंड द स्ट्रॉबेरी. तो फूड कहाँ स्टोर हुआ? थैलमस में. ये थैलमस पोर्शन हो गया. दिस इज द थैलमस. टी मीन्स थैलमस. तो वैसे फ्रूट को बोलते हैं हम लोग फॉल्स फ्रूट. ओके, गॉट इट. तो फ्रूट्स का हमने कितना टाइप देख लिया? 3 टाइप देख लिया हम लोग. अब देखो सीड्स से प्लांट को क्या क्या एडवांटेज है. तो सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म. फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर,
Seed formation is one more dependable. Also, seeds have better adaptive strategy for the dispersal to new habitat and help the species to colonize in the other areas. ठीक है, जैसे मान लो कि बर्ड्स पहले सीड खाई और वो दूसरे जगह सीड को ट्रांसफर कर दी, तो वहाँ पर प्लांट क्या होगा, ग्रो कर जाएगा. As they have sufficient food reserves, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesizing or on their own. तो देखो इसके अंदर सफिशिएंट फूड रिजर्व क्यों, किस फॉर्म है बताओ. जब सोचो कि सीड के अंदर जो सफिशिएंट फूड है वो किस फॉर्म में है, दो फॉर्म में है ना, या तो एंडोस्पर्म में स्टोर्ड है, नहीं तो कॉटिलेडन में स्टोर्ड है. तो जब तक सीड को हम लोग जमीन में लगाते हैं, सो करते हैं, तो जो एम्ब्रायो का फूड चाहिए वो या तो एंडोस्पर्म से मिलेगा, नहीं तो कॉटिलेडन से मिलेगा. उसके बाद वो जब प्लांट सॉइल के ऊपर आता है तो लीफ डेवलप करता है, फिर फोटोसिंथेसिस करने लगता है और वो क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है. समझ में आई बात ना. हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो. बीइंग प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू द वेरिएशन. अब तो यहाँ पर क्या क्या है कि चूंकि ये प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया था दो प्रोसेस होता है, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन. तो मियोसिस से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, जिससे जेनेटिक वेरिएशन आता है. ठीक है, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशंस क्यों आता है, ड्यू टू मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर. क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन लगा देगा कि न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस आर लीडिंग टू वेरिएशन. ये किसके चलते हो रहा है, ड्यू टू मियोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है. और मियोसिस में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन. क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, इसके चलते जेनेटिक वेरिएशन आएगा और यही जेनेटिक वेरिएशन हेल्प करता है इस स्पेसिएशन में, मतलब नया स्पीसीज बनाने में. समझ में आ गई बात. सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर. Dehydration and dormancy of the mature seeds are crucial for the storage of the seeds. तो देखो यहाँ पर सीड्स के अंदर वाटर कंटेंट कम हो गया तो सीड क्या हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, और जो एम्ब्रायो वो क्या हो गया, डॉर्मेंट हो गया, मतलब वो सोने वाली अवस्था में चला गया, स्लीपिंग मोड में चला गया. कौन, एम्ब्रायो. कहाँ, सीड के अंदर. तभी तो हम लोग सीड को स्टोर करते हैं और फिर थ्रू आउट हम लोग हर एक साल इसको थ्रू आउट द ईयर हम लोग बिना सीजन के भी इसको हम लोग एज ए फूड के रूप में यूज़ करते हैं कि जब ज़रूरत हुआ तो कच्चे चना को पानी में डाला, भिगोया, वो स्वेल कर गया, तो इसका क्या बन गया, चने की सब्जी बन गई. ठीक है, छोले भटूरे बन गए, छोले बन गए. ठीक है. कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ द सीड? नो. और इन द प्रेजेंस ऑफ द सीड्स वी जर्मिनेट स्ट्रेट अवे फ्रॉम द सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर. तो अगर हम लोग स्टोर नहीं करते तो अगले जनरेशन में फिर प्रॉब्लम होती. फिर सीड कहाँ से लाता है, तुरंत पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेते. तो बेसिस ऑफ द एग्रीकल्चर है सीड को स्टोर करके रखना, सो डैट कि अगले सीजन में जो इसका फेवरेबल सीजन आता है फिर से उसको हम लोग जमीन में लगाए, रोपें और फिर से एक नया प्लांट ग्रो कर जाए. समझ में आई बात. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सीड्स कितने दिन तक एलाइव रह सकता है जब वो डिस्पर्स हो जाता है, मतलब सीड की वायबिलिटी क्या है. जैसे पॉलिन की वायबिलिटी थी ना कि पॉलिन जब रिलीज किया जाता था अंदर से तो कुछ का विद इन हाफ एन आवर होता है, कुछ का महीनों होता है. उसी तरह सीड्स का भी है कि कितनी इसकी वायबिलिटी है. तो दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली. इन फ्यू स्पीसीज द सीड्स लॉस वायबिलिटी विद इन ए फ्यू मंथ्स. सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स. सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 of years. तो देखो वेरिएशन आ रहा है ना. देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ द वेरी ओल्ड एट वायबल सीड्स. अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तुमको, जिसको नोट कर लेना है. अब चूंकि डाटा दिया है तो इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे नीट के लिए ये वाली. कि ओल्डेस्ट सीड किसका है, ल्यूपाइन का है. इसका नाम क्या हो गया, ल्यूपिनस आर्कटिकस, जो एक्सकैवेट किया गया, निकाला गया, खोजा गया आर्कटिक टुंड्रा से. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of the dormancy. तो जो ल्यूपिनस प्लांट का जो सीड है ल्यूपाइन का, ल्यूपिनस आर्कटिकस, इसकी
डॉर्मेंसी कितने साल तक थी? 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी में था वो। सोचो कितने लॉन्ग पीरियड तक सीड जो है वो डॉर्मेंट में था, डॉर्मेंसी स्टेट में था, मतलब सीड के अंदर का एम्ब्रायो था, वो क्या था? इनएक्टिव था लेकिन जीवित तो था, तभी तो सीड से नया प्लांट निकला। ठीक है, तो सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर द एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। कौन सी प्लांट की? ल्यूपाइन में ल्यूपिनस आर्कटिकस का। दूसरा रिकॉर्ड मिला जो 2000 ईयर्स का, 10,000 साल से थोड़ा कम है, 2000 ईयर्स का है। 8 ईयर्स ओल्ड वाइवर सीड इज ऑफ डेट पाम, जिसको हम लोग खजूर बोलते हैं, फिनिक्स डैक्टिलीफेरा, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ऑफ एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। तो देखो, तो इस तरह से हमने देखा कि सीड की डॉर्मेंसी भी काफ़ी लंबे समय तक हो सकती है। किसी का 2000 ईयर्स है तो किसी का 10,000 ईयर्स है। क्लियर? After completing a brief account of sexual reproduction of the flowering plant, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plant by asking the following questions. How many eggs are present in the embryo sac? ठीक है, तो एक embryo sac में कितना एग होता है? जनरली एक एग होता है। तो ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कर लिया है। हाउ मेनी embryo sac present in the ovule? How many ovules are present in the ovary? How many ovaries are present in the typical flower? How many flowers are present in the tree and so on. ठीक है? Can you think of the some plant? देखो ये भी important है थोड़ा सा। Can you think of the some plant in which the fruits contain very large number of the seeds? जैसे देखो वाटरमेलन भी एक एग्जाम्पल है ना, कि वाटरमेलन के अंदर भी बहुत सारे सीड्स होते हैं, पपाया उसके इसमें भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। उसी तरह में लेकिन जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया इसको देख लो, ऑर्किड्स फ्रूट्स are one such category and each fruit contain thousands of the seeds. तो ऑर्किड फ्रूट्स जो है उसमें बहुत सारे टाइनी सीड्स, थाउजेंड्स ऑफ, हजारों में छोटे छोटे, टाइनी मतलब छोटे छोटे सीड्स होते हैं ऑर्किड्स में। सिमिलर इज द केस इन केस ऑफ सम पैरासिटिक स्पीसीज। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल तुम्हें याद रखनी है एनसीईआरटी वाली। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया कि कौन सा ऐसा प्लांट में फ्रूट्स है जिसमें बहुत सारा सीड्स होगा, टाइनी सीड्स होगा। तो पहला एग्जांपल होगा तुम्हारा ऑर्किड्स का। दूसरा किसका हो गया? पैरासिटिक स्पीसीज में सच एज द ओरोबाइंचे एंड स्ट्राइगा, ये पैरासिटिक स्पीसीज है। सेकंड एग्जांपल, इसमें तुम्हारा ए और बी कर दो, ए हो गया ओरोबाइंके एंड बी हो गया स्ट्राइगा। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल हो गया 3 प्लांट का जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सीड्स होंगे फ्रूट के अंदर। हैव यू सीन ए टाइनी सीड्स ऑफ द फाइकस? फाइकस मतलब जेनरा हो गया जिसमें स्पीसीज आ जाता है तुम्हारा बरगद और पीपल वगैरह, बनियान एंड पीपल। इसका बहुत छोटा सीड्स होता है। तो देखो एक छोटे से सीड से कितना बड़ा विशाल का है, बहुत ही बड़ा बनियान या पीपल का ट्री ग्रो कर जाता है। तो हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ द फाइकस डेवलप फ्रॉम दैट टाइनी सीड्स? हाउ मेनी बिलियन ऑफ द सीड डज इज फाइकस ट्रीज प्रोड्यूस? कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन विच सच ए टाइनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच लार्ज बायोमास ओवर द ईयर्स? तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें ए टाइनी सीड्स, ए वेरी स्मॉल सीड्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए वेरी लार्ज प्लांट, वेरी ह्यूज टॉल प्लांट। तो सीड में इनॉर्मस इसकी कैपेबिलिटी है, कितना ज़्यादा वो उसे एक छोटे से सीड से इतना बड़ा प्लांट डेवलप कर जाता है। समझ में आ गई बच्चों? तो ये हो गई तुम्हारी सीड्स के बारे में और सीड्स की वायबिलिटी। सॉरी, अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट वन, एपोमिक्सिस एंड द पॉलीएम्ब्रायनी। ओके, इसकी भी एग्जांपल तुम्हें किस में पाया जाता है और वो क्या है, पहले क्या है और किस में पाया जाता है, इसके एग्जांपल कैसे तुम्हें ध्यान देनी है। तो एपोमिक्सिस, तो ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बार बार हमने पढ़ा है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि सीड जो वो किसका प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजेशन का। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड। ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ ना, फर्टिलाइजेशन, तो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट कर गया? सीड में। और ओवरी किस में कन्वर्ट कर गया? फर्टिलाइजेशन के बाद में, यहाँ पे एफ लिख दो, फर्टिलाइजेशन में फ्रूट में कन्वर्ट कर गया, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है।
कि ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज सम स्पीसीज ऑफ द एस्टेरेसी, जो तुम्हारा सनफ्लावर फैमिली हो जाएगा, एंड द ग्रासेस हैव इवॉल्व्ड स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पे जनरल केस में सीड्स जो हो रहा है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है, लेकिन किसी किसी प्लांट में, एग्जाम्पल यही याद रखना है, एस्टेरेसी एंड द ग्रासेज में एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिसमें सीड बिना फर्टिलाइजेशन का बन रहा है, तो प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड द एपोमिक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया, व्हाट इज फ्रूट प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, तो हमने जस्ट देखा था कि फ्रूट जब बिना फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी। तो जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है तो पार्थेनोकार्पी, और जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है तो एपोमिक्सिस। व्हाट इज फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। Thus apomixis is a form of asexual reproduction। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दो इंपॉर्टेंट की इवेंट जो मैं बता चुका हूं, क्या होता है, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन। जब ये प्रोसेस होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप को हम लोग काउंट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं। तो एपोमिक्सिस क्या हुआ, ए फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक करता मतलब नकल करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट हो गया क्या, सीड, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन गया। लेकिन यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है तो मिमिक कर रहा है वो ना। देयर आर सेवरल वेज टू डेवलप एपोमिक्टिक सीड्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एपोमिक्सिस का। ठीक है, in some species the diploid egg cell is formed without reduction division and develop into the embryo without fertilization। तो बिना फर्टिलाइजेशन के डिप्लॉयड एग सेल बन गया है बिना मियोसिस के, और वो एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन को। तो देखो यहाँ पर तो ना तो मियोसिस हुआ और ना तो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो एपोमिक्सिस हो रहा है ना। मोर ऑफन, अब दूसरा एग्जाम्पल हो रहा है, एपोमिक्सिस हमने खत्म कर दिया कि एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि पॉलीम्ब्रानी। नेक्स्ट क्या पॉलीम्ब्रानी, तो यहाँ से हम लोग पॉलीम्ब्रानी देख रहे हैं। मोर ऑफन एज इन मेनी साइट्रस एंड द मैंगो, साइट्रस एंड मैंगो एग्जाम्पल हो गया। सम वेराइटी सम सेल, मोर ऑफन एज इन द मेनी साइट्रस एंड द मैंगो वेराइटीज, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryo। तो जनरली देखो, जनरली एक फिगर मैं बना देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगी तुम्हें और कंसेप्ट क्लियर होगी कि देखो ये क्या एम्ब्रायो सैक है। एम्ब्रायो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ना, यहाँ पे तो एंटीपोडल सेल है, दिस इज द चलाजाइन एंड दिस इज द मैक्रोपाइल। यहाँ पर सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई है, मेल पॉलन ट्यूब आया, मेल गैमेट को कैरी किया, ये मेल गैमेट फ्यूज कर गया इससे, एक से सी की क्या हो गया, सिनगेमी हो गया। सिनगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इससे एम्ब्रियो बन गया, ये एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो डेवलप कर गया क्या एक तुम्हारे एक एम्ब्रियो सैक में एक एम्ब्रियो बना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोर देन वन एम्ब्रियो आ रहा है, तभी तो इसे पॉलीइम्ब्रानी बोल रहे हैं। पॉलीइम्ब्रानी, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा, इम्ब्रानी मतलब एम्ब्रायो, मतलब ये जो एम्ब्रायो सैक है, इसके अंदर एक एम्ब्रियो नहीं बन के एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन गया। तो ये एम्ब्रायो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो कहाँ से आया, तो यहाँ पे ये जो न्यूसेलस सेल है, न्यूसेलस का सेल है, न्यूसेलस, जिसे हम बोल रहे हैं न्यूसेलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक। दिस इज द एम्ब्रायो सैक ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जो एम्ब्रायो सैक को सराउंड करता है वो न्यूसेलस का सेल ऑलरेडी 2n है, वो इन कर गया कहाँ, एम्ब्रायो सैक में, और ये डेवलप कर जाएगा एक एम्ब्रियो में। मतलब जो एक एम्ब्रियो तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के बाद बना, डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है सिनगेमी, उसके थ्रू एक नॉर्मल एम्ब्रियो बन रहा है। लेकिन जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ में ये जो न्यूसेलस का सेल है वहीं अंदर चला जाता है और वो डेवलप कर जाता है सिंपली एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन गया ना। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रायो वाला सेल कौन हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। न्यूसेलर सेल्स या न्यूसेलस का सेल जो कि एम्ब्रायो सैक के चारों तरफ रहता है।
सराउंडिंग द एम्ब्रायो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्रूड मतलब अंदर चला गया, इनटू द एम्ब्रायो सैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रायोज। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन्स मेनी एम्ब्रायो। तो हर एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रायो बना ना। ओव्यूल के अंदर क्या हुआ, एम्ब्रायो सैक हुआ या फीमेल गैमेटोफाइट जिसे बोलते हैं, तो उसके अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ। तो ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन ए सीड इज नोन एज पॉलीएम्ब्रायनी। ये एग्जांपल ये कहाँ पाया जाएगा तुमको, मैंगो में और साइट्रस वाले फ्रूट में। तो इसे साइट्रस फ्रूट का निकाला, ऑरेंजेस का। Observe the many embryo of the different size and shape from the yeast seed. Count the number of embryo in the yeast seed. What will be the genetic nature of the epigenetic embryo? Can they be called clones? तो चूंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है तो इसका प्रोडक्टिव लेवल क्या होगा, सेम होगा जो न्यूक्लियस का होगा, 2n होगा। नेक्स्ट देखो, ये 12 वाले बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ द सेवरल ऑफ आवर फूड एंड द वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। तो हम लोग बहुत सारे अपने फूड एंड वेजिटेबल का हाइब्रिड वेराइटीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज़ ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। चूँकि हाइब्रिड इसलिए यूज़ करें कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड, लेकिन हाइब्रिड की क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या लिमिटेशन है कि फर्स्ट, हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। ठीक है। सेकंड, इफ द हाइब्रिड्स कलेक्टेड फ्रॉम द if the seeds collected from the hybrids are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character. तो second problem हो गया कि do not maintain hybrid characters. Second limitation. Third, production of the hybrid seed is costly. Hence the cost of the hybrid seed become too expensive for the farmer. तो ये क्या cost effective नहीं है, cost भी ज़्यादा है, तो third point हो गया ये इसकी, third limitation है। अब इसका हम लोग क्या alternative choose कर रहे हैं,